Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. So आज हम काफ़ी दिनों के बाद क्लास रिज्यूम कर रहे हैं। तो छुट्टियों से पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के ऊपर डिस्कशन की थी। तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक असाइनमेंट फॉरवर्ड की जाएगी जो आपने सॉल्व करके सबमिट करवानी है, जिसके मार्क्स भी लगने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, होप यू रिमेंबर, सबसे पहले हमने सीखा था कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम क्यों बनाते हैं। तो हमने सीखा कि इससे पहले जितने भी फाइनल अकाउंट्स हमने सीखे हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एटसेट्रा, इनमें हमें कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज उस तरह से डिटेल नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टू हाईलाइट कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। इसके बाद हमने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले है जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो वी नीड टू नो व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? These are sales or purchase of stock. Then cash flows from investing activities. Investing activities means purchase or sale of non-current assets. So for such activities जो भी कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे वो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। Then cash flows from financing activities. So what are financing activities? These are basically issue of shares, taking loan from the bank, या repayment of loans, etc. So these are financing activities. So यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फुल फ्लेज फॉर्मेट गिवन है, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा बाई पार्ट दिया गया। जैसा कि सबसे पहले है जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जैसे हमें पता है कि दीज आर बेसिकली परचेज और सेल ऑफ स्टॉक। तो परचेज और सेल ऑफ स्टॉक, this is managed, this is combined in the income statement and we do calculate profit or loss. तो हम क्या करते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट की फाइनल फिगर है प्रॉफिट, उसको हम पकड़ेंगे और उस प्रॉफिट के अंदर फर्दर एडजस्टमेंट्स करेंगे। वी विल गेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि हम लोग प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट को फॉर अ मोमेंट थोड़ा देखें तो बेसिकली वो क्या है कि सेल्स और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनका कंपैरिजन। तो सेल्स को अगर मैं इनफ्लोज कहूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं दे आर आउटफ्लोज बेसिकली। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का जो कंपैरिजन है वो प्रॉफिट की शक्ल में आता है। अब उस प्रॉफिट को मैंने सबसे पहले रख लिया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हमें कुछ कंसर्न्स हैं, जैसा कि सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को ऐड करने की हमारे पास एक रीज़न है कि इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में हमने इसको लेस तो किया हुआ है, लेकिन ये कोई ऐसा कैश आउटफ्लो नहीं है। सो दैट्स वाई इसको ऐड बैक करें। डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव वर्ड आगे चल के आएगा अमॉर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन, दिस इज बेसिकली फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स
विच वन आर इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन है उसको अमॉर्टाइजेशन कहा जाता है। तो कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन हमें गिवन हो या अमॉर्टाइजेशन गिवन हो, उसको मैंने ऐड बैक करना है। इसी तरह से ड्यूरिंग द ईयर इफ देयर इज एनी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, तो उस नॉन करंट एसेट की सेल के ऊपर अगर तो लॉस हुए तो उसको ऐड कर देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको लेस कर देंगे। अभी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉस को हमने इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में लेस किया होगा, उसको यहाँ पे रिवर्स करवाएं, ऐड बैक करवा दें। और प्रॉफिट अगर आया था तो उसको मैंने इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में ऐड किया था, यहाँ पे उसको हम लेस करवा देंगे। तो नॉन करंट एसेट की सेल का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हम इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि नॉन करंट एसेट की सेल और परचेज के लिए हम अलग से एक हेडिंग बनाने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नाम से। सो दैट्स वाई नॉन करंट एसेट का जो चेंजिंग्स हैं परचेज और सेल की वजह से जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, उसको उसका इम्पैक्ट हमने रिमूव करवाना है फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट। तो नॉन करंट एसेट के हवाले से हमने ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करनी है। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, इफ देयर इज एनी लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट उसको ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को लेस करना है। उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का चेंजिंग्स हैं, जैसा कि स्टॉक या डेटर्स का जो इंक्रीज है उसको मैंने लेस करना है। अब ये इंक्रीज को देखने के लिए ऑब्वियसली वी नीड 2 years कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। तो ऐसा ही हमें गिवन होगा, सपोज हम 2019 की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं, तो हमें 2019 और 2018 की इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2 सालों की गिवन होंगी। तो दोनों को हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि वेदर देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज इन स्टॉक और डेटर्स को लेस कर देंगे और स्टॉक और डेटर्स का जो डिक्रीज है उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ने ऐड होना है और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ने लेस होना है। इसके बाद जो इंटरेस्ट पेड है या टैक्स पेड है उसको मैं लेस करूंगा। इसका क्या मतलब है कि जो हमने शुरू में प्रॉफिट लिया था दैट वाज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो उसके बाद जितना भी टैक्स पे हुआ या इंटरेस्ट पे हुआ उसको मैंने यहाँ पे लेस करवाना है क्योंकि ये एक आउटफ्लो है। तो फाइनल करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज ज़्यादा हुए आउटफ्लोज कम हुए, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि आउटफ्लो ज़्यादा हैं और इनफ्लोज कम हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई नॉन करंट एसेट सेल हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक इनफ्लो है, और अगर कोई नॉन करंट एसेट परचेज हुआ है तो ये एक आउटफ्लो है, इसको मैं लेस कर दूंगा। तो ये बहुत ही टू द पॉइंट है कि एनी इनफ्लो इज एडेड एंड एनी आउटफ्लो इज सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद जो डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड उसको मैं ऐड करूंगा क्योंकि ये एक इनफ्लो है। अब ये डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें सपोज हमने किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मुझे प्रॉफिट शेयर आएगा, डिविडेंड आएगा, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम द अदर कंपनी। तो इस डिविडेंड रिसीव्ड को, क्योंकि ये एक इनफ्लो है, इसको मैं ऐड करूंगा। तो इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमें नेट कैश फ्लोज पता चल जाएंगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले की तरह ये भी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। उसके बाद है जी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसा कि हमें पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो अगर मैंने कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू किए हैं तो इट मीन्स देयर इज एन इनफ्लो बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो इनफ्लो हो तो उसको हम ऐड करते हैं। इसी तरह से इशू ऑफ शेयर्स के साथ साथ हम डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं, तो ये भी एक इनफ्लो होगा, इसको मैंने ऐड करना है। तो
जैसे डिबेंचर्स का इशू करना, इसी तरह से डिबेंचर्स को हम रिडीम भी करवा लेते हैं। रिडीम करवाने का क्या मतलब है कि जब हम इन्वेस्टर्स को रीपे कर देते हैं, उनके पैसे वापस करके उनसे डिबेंचर सर्टिफिकेट्स वापस ले लेते हैं ताकि कंपनी को फर्दर इंटरेस्ट ना देना पड़े। इसी तरह से अगर हमने बैंक लोन वापस कर दिया तो ये एक आउटफ्लो होगा कंपनी का, जिसको मैं यहाँ पे लेस करूँगा। तो इन सब को आप सम अप करें तो जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप देखिए हमारे पास तीन वैल्यूज फाइनल हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फाइनल नेट कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नेट कैश फ्लोज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नेट कैश फ्लोज। तो तीनों को आप कंबाइन करें तो ये आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है तो नेट इंक्रीज है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो दैट विल बी नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बेसिकली क्या होता है, दैट इज कैश इन हैंड कैश एट बैंक, दोनों को कंबाइन करके हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का लेते हैं, उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, सपोज वी आर वर्किंग फॉर 2019, तो जो 2018 का कैश इन हैंड कैश एट बैंक का बैलेंस होगा दैट इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसको हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। और जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, 2019 का कैश इन हैंड कैश एट बैंक का बैलेंस हमें नजर आ रहा होगा इन आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो 2019 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक नजर आ रहा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की फाइनल फिगर होनी चाहिए, दिस अमाउंट। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश इन हैंड कैश एट बैंक की जो वैल्यू होगी दोनों को सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बिल्कुल ठीक बनी। इसके बाद यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई कि जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विल बी सेम एज बैंक बैलेंस शो इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कि जिस साल की हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं उस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो बैंक बैलेंस शो हो रहा होगा वो, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की जो एंड वैल्यू है उन दोनों को सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लेजर अकाउंट्स आपके नॉलेज के लिए एक्सप्लेन किए गए कि कोई भी लेजर अकाउंट मैंने कैसे बनाना है, दीज आर वेरी यूजफुल, पहले भी आपको आते हैं। जैसा कि कोई भी नॉन करेंट एसेट अकाउंट अगर बनाएं तो ओपनिंग बैलेंस उसका डेबिट साइड पे आता है। एनी न्यू परचेज नॉन करेंट एसेट इज ऑन डेबिट साइड, डबल एंट्री अगर आप बोलें तो नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। और अगर कोई एसेट सेल हो जाए उसकी डबल एंट्री आपको पता है कि नॉन करेंट एसेट अकाउंट को जब हम क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बेसिक लेवल पे हमने ये सब सीखा हुआ है और ये आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो आगे चलें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है और जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन हो वो क्रेडिट साइड पे। एनुअल डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री आपको आती है कि जैसे इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट साइड पे आ जाता है डिस्पोजल कि ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट सेल हुआ, जो भी एसेट सेल हुआ उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सोल्ड एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। इसके बाद जो डिस्पोजल अकाउंट है, तो डिस्पोजल अकाउंट में हमें पता है कि डेबिट साइड पे आ जाता है नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट और क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ दैट सोल्ड एसेट। ये बैंक का क्या मतलब है कि जितने का भी वो ओल्ड एसेट सेल हुआ, वी कैन से दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ द ओल्ड एसेट, इसको सेल प्रोसीड्स भी कहा जाता है। अब अगर क्रेडिट साइड हैवी हो तो जो डिफरेंस होगा दैट इज प्रॉफिट ऑन दैट डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, और अगर क्रेडिट साइड डाउन हो तो वो लॉस होगा। अब आप देखें अगर हम ये तीनों लेजर अकाउंट्स बनाएं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई जो हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में शो करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी। इसके बाद
इंटरेस्ट और टैक्स अकाउंट हम बनाते हैं। अगर मुझे इसका ओपनिंग पेएबल पता हो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और क्लोजिंग पेएबल डेबिट साइड पे, क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो ड्यूरिंग द ईयर इनकम स्टेटमेंट में जितना भी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस या टैक्स एक्सपेंस शो किया हुआ है वो इस लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। अगर मुझे ये तीन वैल्यूज पता चल जाएं तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज बेसिकली पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो पेड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर है इसको आप डबल एंट्री के पॉइंट पे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें जब भी हमें कहा जाता है कि जी इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है? दैट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। बेसिक डबल एंट्री में आप चले जाएं तो वो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर की अप्रोच से निकालेंगे और ये वो अमाउंट होगी जो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हमने सब्ट्रैक्ट करवानी है। तो यहाँ पे एक और लेजर अकाउंट आपको समझाना चाहते हैं, दैट इज नॉन करेंट एसेट अकाउंट। नॉन करेंट एसेट अकाउंट और ये होगा नेट बुक वैल्यू के बेस पे जो नॉन करेंट एसेट अकाउंट बनेगा। अब ये कैसे बनता है? इससे पहले जो हमने बनाया दैट इज ऑन कॉस्ट। अब जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज ऑन नेट बुक वैल्यू। तो उसी तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे है, लेकिन ये जो ओपनिंग बैलेंस हम लिख रहे हैं ये बेसिकली नेट बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू और बैंक अकाउंट मतलब न्यू परचेज्ड। कोई भी एसेट जो न्यू परचेज होगा उसको मैंने डेबिट साइड पे लिखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी लिख रहे थे। उसके बाद जो एसेट सेल हो जाता है, डिस्पोजल मतलब जो एसेट सेल हो जाता है, तो ये भी सोल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू हम शो कर रहे होंगे। सोल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू फिर से देख लें कि ओपनिंग बैलेंस उसकी नेट बुक वैल्यू हमें गिवन है, न्यू परचेज एसेट डेबिट साइड पे आ जाएगा और ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट सेल हुआ उसकी हम नेट बुक वैल्यू पकड़ेंगे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। एंड एट द एंड बैलेंस सीडी ये भी नेट बुक वैल्यू आएगी। इसके साथ साथ जो एनुअल डेप्रिसिएशन होनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन वो इस लेजर अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड होगी। जो कि पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होती थी। तो जब नेट बुक वैल्यू पे हम ये लेजर अकाउंट बनाते हैं, नेट बुक वैल्यू पे लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो नॉन करेंट एसेट अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड हो रही होती है। हम अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते। तो फिर से देख लें, नॉन करेंट एसेट अकाउंट अगर हम नेट बुक वैल्यू बेस पे बनाएं, ये हमें कब बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे सिनेरियो के अंदर जस्ट नेट बुक वैल्यू गिवन है, हमें कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से गिवन ही नहीं है, देन वी आर बाउंड टू प्रिपेयर सच लेजर अकाउंट। तो ये हमें बनाना आता होगा तो हम बना सकेंगे,
यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ सकती है और वो बैलेंसिंग फिगर होगी। तो नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, और जो न्यू परचेज्ड एसेट है वो डेबिट साइड पे, जो एसेट सेल हुआ उसकी नेट बुक वैल्यू हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से एनुअल डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सो विद दीज लेजर अकाउंट्स हम मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टू पुट इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर्मेट। मजीद वैल्यूज कैसे आनी है वो जब हम क्वेश्चन में जाते हैं तो पता चलता है। तो ये वर्कशीट आपको शेयर कर दी जाएगी। Here are 4 questions और जो लास्ट वन क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू करवा दूं। छुट्टियों से पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। इट वाज हैंक लिमिटेड। Hank Limited provide the following statement of financial position at 31st March 2016. तो 2015 एंड 2016 की कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें गिवन है और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए तो हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट। और ए पार्ट में हमें थोड़ी थ्योरी पूछी हुई है, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड कैश बजट। तो ये हम बता सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, जो साल गुजर चुका होता है उसका हमें इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस हमारे सामने होती हैं एंड बाय यूजिंग दैट डाटा हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। कैश बजट क्या होता है? कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बेसिकली फॉर द फ्यूचर, कि जो अपकमिंग ईयर है उसके कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हम बजट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। तो वो बजटेड बेस पे होता है या एस्टिमेटेड बेस पे सब हम इनफ्लोज आउटफ्लोज एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसके बाद बी पार्ट में हमें कहा गया है कि जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं फॉर एच लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7। तो इसको हमने बनाना है और कैसे बनाना है, अगर मुझे फॉर्मेट आता होगा तो आई कैन प्रिपेयर इजीली। आपको थोड़ा गाइड कर दूं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रॉफिट और नॉन करंट एसेट के हवाले से यहाँ पे 2 जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर 2 नंबर 3 में। जैसा कि यहाँ पे कहा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 24,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 19,000 वर सोल्ड फॉर 8,000। तो वेरी इजीली अगर आप देखें तो जो एसेट सेल हुआ उसकी नेट बुक वैल्यू थी 5,000, कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करें तो 5,000 का एसेट अगर 8,000 का सेल हो जाए तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। तो प्रॉफिट ऑन सोल्ड नॉन करंट एसेट दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक तो ये हो गया। दूसरा जो सोल्ड फॉर है ये बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो वहां पे ये हम ऐड कर देंगे। नंबर 3 में हमें बताया हुआ है कि 12,000 की डेप्रिसिएशन है जो कि चार्ज हुई। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है आपको पता है कि इसको हम ऐड बैक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजफुल लाइफ बताई हुई है 25 ईयर्स, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी लेटर ऑन। फिलहाल एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पता चल गई जिसको मैंने ऐड बैक करवा देना। इंटरेस्ट पेड हमें बताया हुआ है 9,000, तो ये तो पेड अमाउंट सीधा सीधा दे दिया, इसने भी लेस होना है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 और 30,000 का जो प्रपोज्ड है, प्रपोज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक आइडिया होता है, एक सजेशन होता है कि जी ये डिविडेंड पे किया जाएगा। हमने जो डिविडेंड लेस करना है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज
वो है 25,000। वाई इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़? क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि जो इशू ऑफ शेयर्स हैं या बैंक से लोन लेना है, दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जो हम शेयर्स इशू करते हैं उन्हीं शेयर्स के ऊपर अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो दैट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम ये डिविडेंड पे लेस करेंगे। इसी तरह से ये टैक्सेशन चार्ज हमें दिया हुआ है, आप वर्डिंग पे गौर करें। नंबर 4 में हमें कहा गया इंटरेस्ट पेड, इसका मतलब है कि 9,000 का आउटफ्लो है। नंबर 6 में वर्ड यूज किया गया टैक्सेशन चार्ज। ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन पेड। अगर पेड होता तो 20,000 का आउटफ्लो होना था, लेकिन 20,000 का आउटफ्लो नहीं है, हमें कहा गया टैक्सेशन चार्ज। कि इनकम स्टेटमेंट में इतनी टैक्स, ये टैक्स शो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतना पेड भी हो। तो पेड अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? अगर आप देखें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें टैक्स लाइबिलिटी गिवन है, टैक्स लाइबिलिटी। तो आप क्या करें, टैक्स अकाउंट बना लें। ओपनिंग पेएबल क्रेडिट साइड पे 18,000, क्लोजिंग पेएबल 20,000 का डेबिट साइड पे। अभी हमने लेजर अकाउंट बनाना सीखा। और ये जो टैक्सेशन चार्ज है, जो टैक्सेशन चार्ज है वो एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे चार्ज जो इनकम स्टेटमेंट। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टैक्स पेड की, दैट विल बी 18,000। तो बेसिकली 18,000 का आउटफ्लो हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स। तो जो हम टैक्स पेड की अमाउंट लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, दैट इज ऑफ 18,000। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और बहुत कुछ है, जैसा कि इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इसने लेस हो जाना है। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इसने भी लेस होना है। और जो ट्रेड पेएबल्स का डिक्रीज है, इसने भी लेस होना है, क्योंकि इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स लेस होते हैं तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स ने ऐड होना था, लेकिन ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसने लेस हो जाना है। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे, देन इन्वेस्टिंग को, देन फाइनेंसिंग को। तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसी पैटर्न पे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपने करना है, ठीक है। देन थर्ड लास्ट, तो आप रिवर्स चलेंगे, जहां पे भी प्रॉब्लम हो वो आप साथ साथ पूछें, और इसकी मार्किंग स्कीम आपको शेयर कर दी जाएगी ताकि जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो ज़्यादा वो आप कंसल्ट कर सकें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।